हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, हम आज क्या करेंगे वे बच्चों। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फॉर्मूला सिखा दिए, बराबर, कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला जो आपको जेडब्ल्यू में काम आ सकते हैं, ठीक है। और उससे भी कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला है, वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि भी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला खत्म हो गए, बट हाँ इतने फार्मूला याद रख लो, दैट इज सफिशिएंट, है ना, मोर देन सफिशिएंट। इससे अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, मैंने वो बताया था, इससे अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जो फार्मूला मैंने कल करवाए थे उससे ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़ रही है, देन हम जब जेडब्ल्यू के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो टाइम पे अगर ज़रूरत पड़ रही है कोई फार्मूला की, देन वो टाइम पे ही सीख लेंगे, ठीक है। तो बस इतने याद रखो जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताए थे। और उसमें स्पेशल मैंने क्या बताया था, एक एंगल के फार्मूला जो साइन 15 साइन 75 वो सभी फार्मूला थे, बराबर। उसको वापस में याद करवाता हूँ, चलो कैसे अगेन याद रखना है। डेली डेली अगर हम लोग ये सीखेंगे तो डेफिनेटली आपको याद रह जाएगा वो। तो मेरे पास साइन 15 डिग्री का फार्मूला था, उसी के जैसा था साइन 75 डिग्री का फार्मूला, ठीक है ना। ये दोनों ऑलमोस्ट फार्मूला सिमिलर है। और ये क्या था, √6 माइनस √2/4। तो ये से जैसे हम डिग्री बढ़ाएंगे ना साइन में, वैसे वैल्यू बढ़ेगी, और वैल्यू बढ़ेगी तो जो छोटे वाले एंगल के लिए अगर यहाँ पे माइनस है तो बड़े वाले एंगल के लिए यहाँ पे प्लस होगा, वो याद रखना। क्योंकि इस तरह के तो हम तीन फार्मूला देखेंगे, तीन कैटेगरी के, बराबर। एक 15 डिग्री वाला हो गया, तो एक 15 डिग्री वाला हो गया। अब देखना है एक साइन 18 डिग्री, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। उसके साथ मैंने पैर बनाई है 54 डिग्री की, याद रखना, इसमें पैर अलग अलग है, बराबर। यहाँ पे 15 एंड 75 के लिए है, दैट इज़ 90 माइनस 50 के लिए है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, देखो 18 है और 54 है। यहाँ पे आंसर आएगा √5 माइनस 1/4, और यहाँ पे आंसर आएगा √5 प्लस 1/4। तो याद रखना, मैंने एक आध क्वेश्चन में यूज़ भी करवाया था इसको। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया, देखो 5 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आया था वहाँ पे। सो यू कैन ईजिली, अगर आपको याद है तो आप इजीली वैल्यू प्लग करके आंसर बना सकते हो। एंड तीसरा मैंने एक फार्मूला बनाया था, और तीसरी, हाँ यहाँ पे 18 डिग्री है, ये 54 डिग्री है। अगेन आप सोच सकते हो वही चीज़, 18 डिग्री में माइनस है तो उससे ज़्यादा एंगल है 54 डिग्री का, उसमें प्लस है, बराबर। तो माइनस प्लस का कन्फ्यूज़न निकल जाएगा। बस आपको याद रखना है 18 54 की पेयर, 18 एंड 54 की पेयर, और दूसरी एक पेयर है साइन 36 एंड 72 की पेयर, ठीक है ना। तो ये दोनों पेयर याद रख लोगे तो भी हो जाएगा। इसका आंसर है √10 माइनस 2√5/4। तो यही आंसर इसमें प्लस में आ जाएगा, 10 प्लस 2√5/4, ठीक है। आई थिंक यही है, ओके। और यहाँ पे अगेन मैंने देखा, बताया क्या, 36 डिग्री उससे ज़्यादा है 72 डिग्री, तो 72 डिग्री में प्लस है, 36 डिग्री कम है उसमें माइनस है, बराबर। तो वैसे ये वैल्यू कम होगी इससे, दिस वन इज़ लेसर देन दिस वन, ओके। तो ये तीन, मतलब ये अल्टीमेटली 6 वैल्यू है, बट ये तीन वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, 15 डिग्री, 18 डिग्री एंड 36 डिग्री। देखो, है ना, 15 18 36, 15 15 एंड 75 की पेयर, 18 एंड 54 की पेयर है, 36 एंड 72 की पेयर है, ठीक है। ये साइन के लिए इतनी याद रखनी है वैल्यू। बेस्ड ऑन दैट वी कैन इजीली फाइंड कॉस, है ना। समझ लो, मुझे किसी ने पूछ लिया cos 36 बना के दो, तो cos 36 मतलब होता क्या भाई, साइन 54, बस। तो साइन 54 की वैल्यू याद करो, ख़त्म, है ना। समझ लो किसी ने मुझे बता दिया कि आप चलो सर cos 72 की वैल्यू बताओ, तो मैं बताऊंगा साइन 18 की वैल्यू, है ना। समझ लो किसी ने पूछ लिया cos 15 की वैल्यू, तो मैं साइन 75 की वैल्यू बोल दूंगा उसको। किसी ने मुझे पूछ लिया से cos 54, तो मैं साइन 36 की वैल्यू बोल देंगे, है ना। सो वी कैन गेट आंसर फॉर एनी इक्वेशन फॉर कॉस, है ना। कॉस के अगेन ये 15 75 18 54 36 एंड 72 के कोई भी रिप्लेसमेंट हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और सिमिलरली मैंने आपको बताया था 10 में, याद रखो, 10 में 15 डिग्री, 10 75 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3, तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3। देखो यहाँ पे भी माइनस प्लस में वही है, 15 डिग्री मतलब 10 अगर कम है, उसके एंगल कम है तो आंसर कम आएगा, एंगल जितना ज़्यादा होगा उतना आंसर बढ़ता जाएगा। क्योंकि अगेन 10 इज इंक्रीजिंग फंक्शन, जैसे साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वैसे ही 10 इंक्रीजिंग
tan इंक्रीजिंग फंक्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और tan तो हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है, सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, बट साइन हमेशा ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज होता है। सो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर इंक्रीज है तो जितना एंगल छोटा उतनी आंसर छोटे, जितना एंगल बड़ा उतने आंसर बड़े होते जाएंगे ना, क्योंकि इंक्रीज होते जाते हैं ना, इसीलिए। ओके, तो ये हो गया tan 15 डिग्री एंड tan 75 डिग्री, और दूसरी एक पेयर थी tan 22.5 tan 67.5, ठीक है। तो इसमें आंसर है कुछ √2 - 1 और ये √2 + 1, ठीक है। तो चलो बस इतने वैल्यू याद रखनी थी आपको, मैंने जो आपको बता दिया। अब इतना अगर पॉसिबल है याद रख लोगे तो अच्छा है, नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। जितना कम पढ़ोगे उतना फ़ायदा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, जितनी याद रखोगे वैल्यू उतना फ़ायदा होता है। इफ़ पॉसिबल यू कैन रिमेंबर ऑल दिस वैल्यू, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब बाकी तो मैंने ये जो फार्मूला दिखाए थे उसमें मैंने सिर्फ ये वाला फार्मूला बोला था कि ये याद रख लेना, तीनों का एडिशन माइनस तीनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाई 1 माइनस पेयर में मल्टीप्लिकेशन, है ना। और ये भी अगेन मैंने बताया था कि आप कन्वर्ट कर लेना। हाँ, इसको मैंने याद रखने के लिए बोला था, cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 8 थीटा, डबल डबल अगर एंगल हो रहे हैं, बराबर, 2 थीटा का 4 थीटा 8 थीटा फिर 16 थीटा 32 थीटा वैसे हो रहा है, देन यू कैन प्लग दिस फार्मूला, है ना। आप ऐसा फार्मूला लगा के आंसर डायरेक्ट बना सकते हो। और प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल में मैंने ट्राइंगल के साइन लो, कोसाइन लो एंड प्रोजेक्शन रूल में खैर नहीं याद रखोगे तो चल जाएगा, बट साइन रूल एंड कोसाइन रूल एनी हाउ याद रखने हैं। a/sin a इक्वल टू b/sin b इक्वल टू c/sin c इक्वल टू 2r, ठीक है। 2 इंटू ये हो जाएगा सर्कम रेडियस, और ये कोसाइन रूल में cos a cos b cos c का फार्मूला मैंने क्या बताया था, समझ लो मुझे cos a का फार्मूला चाहिए, बराबर, cos a का फार्मूला। तो मैंने क्या बताया था, साइड जो लेंथ है, साइड की लेंथ उसकी बाजू वाली, उसके स्क्वायर का एडिशन पहले कर लो, माइनस ऑपोजिट साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू अगेन ये बाजू वाली दोनों साइड 2bc, है ना। लाइक दिस वी कैन इजीली क्रिएट द आंसर ऑफ एनी cos। वैसे ही अगर cos b बनाना है तो बना सकते हो, एंड cos c बनाना है तो बना सकते हो, बराबर। पहले बाजू वाले साइड का स्क्वायर का एडिशन माइनस ऑपोजिट वाली साइड का स्क्वायर का, ऑपोजिट वाली साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू दोनों बाजू वाले साइड का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो चलो ये हो गया अपना अगेन फार्मूला का रिवीजन ख़त्म। और हाँ, ये कुछ ट्रायंगल का एरिया था 1/2 AB sin C, जैसे समझ लो 1/2 BC sin A, बराबर। फिर अगर मुझे यहाँ से लेना है तो 1/2 A इंटू C इंटू साइन B, या फिर मुझे अगर यहाँ से लेना है तो 1/2 A इंटू B इंटू साइन C। लाइक दिस आई कैन टेक द फार्मूला ऑफ एरिया, है ना। ये एरिया का फार्मूला है भाई। अगर मेरे पास कोई भी एक एंगल है और दो साइड है, आई कैन ईजिली फाइंड दी आंसर ऑफ एरिया, एरिया का मैं आंसर बना सकता हूँ, ठीक है। और ये दूसरा फार्मूला तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा। मैंने ये कुछ लास्ट यस्टरडे मैंने कुछ 11 क्वेश्चन आपको दिए थे, उसमें से मैंने कुछ 4 क्वेश्चन आपको लाइव लेक्चर में सॉल्व करवा दिए हैं। उसी का सॉल्यूशन अगेन मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, सिर्फ दिखा देता हूँ, बराबर। अगर आपने आपकी रेफरेंस बुक में आपकी जो फेयर बुक है उसमें नहीं लिखा है, बराबर, तो लिख लो। और इफ़ पॉसिबल आप JEE की अगर सेपरेट बुक बना रहे हो तो उसमें लिख लो ये सब क्वेश्चन आंसर, है ना। बट मेरे ख्याल से आपको एक ही बुक रखनी चाहिए जिसमें से आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है, सब कुछ एक साथ में रिवीजन हो, इसीलिए। तो ये जो है वो डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करने के बाद के आंसर है, डायरेक्टली इसके अंदर से बनाए हुए, ओके। और पहले इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, कॉस को साइन में कन्वर्ट करके, फिर साइन के फॉर्म में एक इक्वेशन बना दिया। उस इक्वेशन में साइन स्क्वायर को टी एज्यूम करके टी वाले इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बन गया, इसलिए उसको सॉल्व करके टी की वैल्यू बनाई, साइन स्क्वायर की वैल्यू बन गई, उससे कॉस एक्स स्क्वायर की वैल्यू बन गई। वंस वी गोट साइन वी कैन इजीली फाइंड, साइन मिल गया मुझे, तो साइन से मैंने सेक फाइंड कर लिया यूजिंग ट्राइंगल। सो आई गोट कॉस सेक एंड सेक मिल गया, तो कॉस सेक एंड सेक की वैल्यू इसके अंदर रख ली, ठीक है, इसके अंदर रख ली। अच्छा, ये यहाँ से नहीं है, यहाँ से इसकी वैल्यू है, ठीक है, इसकी कॉस सेक एंड सेक की वैल्यू इसके अंदर रख ली, तो ये वैल्यू कट होके डायरेक्टली मुझे 125 + 125 250 मिल गया। वैसे ही क्वेश्चन 2 में मैंने cot 5/24 को पहले मैंने tan 5/24 सोच के 1 - tan θ/2 का फॉर्मूला आपको पता है, वही tan θ/2 इज इक्वल टू
1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, कॉस थीटा, ठीक है, थीटा बाई साइन थीटा। मैंने एंगल को डबल करने के लिए ये फॉर्मूला बनाया। तो 10π/24 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस π/12, है ना, इसका डबल, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट दिस वन, बराबर। तो कॉट π/24 की वैल्यू बनानी है मुझे, तो इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। अब साइन थीटा बाई 1 माइनस कोस थीटा को मैंने ट्रिगोनोमेट्री में भी बताया था कि साइन बाई 1 माइनस कोस को आप लिख सकते हो 1 प्लस कोस बाई साइन। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला आई हैव कन्वर्ट दिस रिजल्ट, है ना, ये रिजल्ट को मैंने कन्वर्ट कर दिया, साइन को नीचे रख दिया और 1 माइनस कोस को ऊपर लेके 1 प्लस कोस बना दिया, ठीक है। ऐसा क्यों किया? ताकि नीचे का डिनोमिनेटर है ना वो इजी रहे और ऊपर कुछ कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है उसको आप हैंडल कर सको, है ना। जैसे यहाँ पर समझ लो यहाँ पे cos π/12 की वैल्यू और यहाँ पे sin π/12 की वैल्यू डायरेक्ट रखता, देन नीचे रेशनलाइजेशन वगैरह करने में थोड़ी दिक्कत होती है ना। जैसे आप अगर समझ लो यहाँ पे अभी आफ्टर दिस सिंप्लीफिकेशन अगर वैल्यू रखते हो तो देखो ऐसा बन रहा है, बराबर। और यही चीज़ उल्टी होती, अगर यह चीज़ हमने इस फॉर्मेट में रख दी होती तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू ये होती, बराबर, और नीचे 1 माइनस कॉस 15 डिग्री की वैल्यू होती, तो ये कंप्लीटली रेसिप्रोकल होता, बस प्लस का माइनस नीचे होता। तो आप देख सकते हो अगर ऐसा होता, ये नीचे होता, न्यूमरेटर अगर नीचे होता, डिनोमिनेटर अगर ऊपर होता, तो कैलकुलेशन का फाइनल स्टेप बनाने में दिक्कत ज़्यादा होती। इसीलिए मैंने क्या किया, पहले ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को चेंज करने के लिए ये वाली पैटर्न यूज़ कर ली, एंड देन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू कैन सी वॉट एवर सिंप्लीफिकेशन स्टेप ओवर ईयर, देख लो उसको एंड यू विल गेट योर आंसर, है ना, जो भी आपका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज सिंपली यू कैन गेट। फिर ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी अगेन ईजी था, मैंने बताया था इसमें से आप सिंप्लीफिकेशन करके tan अल्फा बना लो। इसको सिंप्लीफाई करके मैंने साइन बीटा बनाया, जो भी बन रहा है वो बना दिया, एंड मुझे tan अल्फा प्लस 2 बीटा फाइंड करना था, बराबर, ये फाइंड करना था। तो मैंने उसका फॉर्मूला सोचा, उसमें tan अल्फा तो है, tan 2 बीटा नहीं है, तो व्हाट आई हैव डन, मैंने tan 2 बीटा अलग से फाइंड कर लिया यूजिंग साइन बीटा। अब साइन बीटा है तो मैं tan बीटा फाइंड कर सकता हूँ यूजिंग ट्राइंगल, बराबर, वो हो जाएगा 1/3, और tan बीटा की वैल्यू मैंने साइन 2 बीटा के फॉर्मूला में रख ली, सो दैट आई कैन गेट दिस tan 2 बीटा। लेट अस पुट इट ओवर हियर, tan अल्फा एंड tan 2 बीटा की वैल्यू रखने पे मुझे फाइनली आंसर मिल जाएगा विच इज़ -0.68। अच्छा, अगर हाँ, और ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होगा तो इसलिए मुझे आंसर ऐसे पॉइंट में बना के रखना पड़ेगा फाइनली, ठीक है। एंड फोर्थ वन, सबसे पहले मैंने π/8 को थीटा एज्यूम किया, बराबर, π/8 को थीटा एज्यूम कर दिया ताकि आपको ये जो है ना बार बार इतना बड़ा बड़ा एंगल लिखना ना पड़े, तो मैंने थीटा रख के फिर ये वाला स्टेप सोचा। अब मैंने cos 3 थीटा को थीटा के फॉर्मेट में एंड साइन 3 थीटा का थीटा के फॉर्मेट में जो फॉर्मूला है वो रख लिया। सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आई गोट दिस स्टेप, और यहाँ पे cos⁻6 sin⁻6 देख के मुझे तुरंत दिखाई दिया, तो ये तो कुछ फॉर्मूला का पैटर्न आगे कुछ बढ़ने वाला है। और cos⁻4 माइनस sin⁻4 का भी अगेन cos⁻4 का एंड cos⁻4 माइनस sin⁻4 का फॉर्मूला क्या होगा, cos² माइनस sin² cos² प्लस sin², cos² प्लस sin² इज 1, cos² माइनस sin² इज cos 2 थीटा, तो इसकी जगह cos 2 थीटा रख लिया। और ये a³ माइनस b³ का फॉर्मूला सोचा मैंने, cos² का क्यूब माइनस sin² का क्यूब, वही अगेन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो a³ माइनस b³ का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, a माइनस बी मतलब cos² माइनस sin², cos² माइनस sin² डायरेक्टली मैंने cos 2 थीटा लिख दिया, बराबर, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर रहा हूँ मैं, a³ माइनस b³ का देखना यहाँ पे, a माइनस बी इंटू s² प्लस ab प्लस b², ठीक है। तो ये a माइनस बी मतलब cos² माइनस sin² विच इज़ cos 2 थीटा, फिर a² मतलब इसका स्क्वायर तो cos⁻4, बीच में प्लस है, ठीक है। फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन ab तो cos² इंटू sin² प्लस b² मतलब sin⁻4, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने cos⁻4 प्लस sin⁻4 का फॉर्मूला अलग से सोचा, देखो, तो वो तो मेरे ख्याल से आपको याद होगा, ये यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टेप काट दिए हैं, एक साथ में लिख लिया है। तो सोचो कि cos⁻4 प्लस sin⁻4 क्या होता अगर मैं बनाता, तो यहाँ पे देखो, तो ये हो जाता 1 माइनस 2 sin² cos², मैंने पहले ही लेक्चर में आपको ये फॉर्मूला दे दिया है, बराबर। अब इसमें sin² cos² ऐड कर दो दोनों साइड, तो यहाँ पे sin² cos² ऐड करने पे इस तरफ भी sin² cos² ऐड हो जाएगा, बराबर, ये दोनों साइड मैंने sin² cos² ऐड कर दिया। सो व्हाट आई गेट दिस वन, और ये हो जाएगा 1 माइनस sin² cos², है ना। इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड किया, तो ये ऊपर जो है ना, ऊपर मेरे पास फॉर्मूला आ गया
साइन स्क्वायर 2 थीटा, है ना, साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। और इसको अगेन और सिंप्लीफिकेशन का एक स्टेप बनाने के लिए 4 का एलसीएम ले लिया, 4 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 4, ऐसा करके मैंने लिखा है, ठीक है फाइनली। अच्छा डायरेक्टली लिख दिया, चलो अच्छा डायरेक्टली लिख दिया है, कोई बात नहीं, ये वाला स्टेप अभी तक नहीं किया है। 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 4, है ना, साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 4, ठीक है। ये 4 कहाँ से है, ये 4 तो बाहर का ही है, ओके। और ये cos 2 थीटा दोनों में कॉमन, ये cos 2 थीटा मैंने दोनों में से कॉमन निकाल लिया, ठीक है, ये दोनों में से मैंने कॉमन निकाल लिया, ये cos 2 थीटा जो है ना वो दोनों में से मैंने कॉमन निकाल लिया। बचा क्या यहाँ पे 4 इंटू दिस वन, और ये जो है ना इसको मैंने ये वाले स्टेप में कन्वर्ट कर दिया है, तो 4 इंटू जो ये है इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 4 माइनस इस तरफ 3, ठीक है। बहुत सारे स्टेप काट दिए हैं, अगर आप चाहो तो आप खुद रफ बुक में एनी हाउ सिंपल स्टेप बना के ये वाले स्टेप तक पहुंच सकते हो, ठीक है। अपने हिसाब से कैलकुलेशन है, आप खुद से कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि इतने सारे स्टेप काट के करो, है ना। ये तो मैंने समझाने के लिए, लाइव लेक्चर में मैंने जब समझाया था तब ये बहुत सारे स्टेप साइड में लिखते लिखते मैंने ये वाला स्टेप बनाया था, वही मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, बराबर। फिर आफ्टर साइन टू गेटिंग दिस टू साइन 2 थीटा एंड cos 2 थीटा, मैंने थीटा को पाई बाई 8 समझा था, बराबर। तो 2 थीटा क्या हो जाएगा भाई, 2 थीटा हो जाएगा पाई बाई 4, ठीक है ना। तो 2 थीटा की जगह पाई बाई 4 रख लिया मैंने, तो ये cos पाई बाई 4, ये साइन पाई बाई 4, आफ्टर प्लगिंग ऑल द वैल्यू आई गेट द आंसर, खत्म, ठीक है। ओके तो यहाँ तक मैंने लाइव लेक्चर में सॉल्व करवा दिया था, ठीक है। अब चलो ये 5th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा कैसे सॉल्व करेंगे, समझ लो ये क्वेश्चन पहली बार आपको दे दिया, बराबर, जैसे आपके पास तो पहली बार ही आएगा, तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मुझे पहली बार मिला है, बराबर, और मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूँगा, सोचूंगा क्या कि cos 10 की वैल्यू क्या है मेरे पास, नहीं है, cos 50 की वैल्यू नहीं है, ठीक है चलो, तो वैल्यू तो नहीं रख सकता, पहली मेथड ख़त्म। दूसरी मेथड स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर के लिए तो कोई फॉर्मूला है नहीं। अच्छा ये सी के लिए कुछ फॉर्मूला है, और इसका 10 एंड 50 का एडिशन 60 हो जाता है, मतलब एंगल के एडिशन से कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन मिल रहा है मुझे, एंगल के एडिशन से, फिर सब्ट्रैक्शन से 40 मिलेगा, कोई बात नहीं, बट एडिशन से 60 मिलेगा ना, दैट आई कैन यूटिलाइज इन द नेक्स्ट स्टेप, मैं दूसरे कोई स्टेप में यूटिलाइज कर सकता हूँ। ऐसा सोच के मैंने सोचा कि यहाँ पे 2cc का फॉर्मूला लगा दे। अब 2cc के लिए मुझे 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड करना पड़ेगा, खैर कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर लेंगे, 1/2 इंटू 2 कर लेंगे, उससे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगेन इसके लिए तो वापस कन्फ्यूज़न है, cos स्क्वायर 10 cos स्क्वायर 50 को कैसे सोचा जाए। तो सोचो कि ये cos स्क्वायर है, स्क्वायर को cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर में तो कोई फॉर्मूला है नहीं, तो स्क्वायर को निकालने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको पैटर्न समझाई थी, स्क्वायर को कैसे हटा सकते हो, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, मतलब cos 20/2, है ना। ये मैंने आपको फॉर्मूला एक आपके मिसलिनियस के क्वेश्चन में मैंने बताया था, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 लगा सकते हो, वहाँ पे क्वेश्चन था ना, याद हो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस कुछ पाई बाई 4 समथिंग था, प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस कुछ था, बराबर, ऐसा कुछ फॉर्मूला था, और इसको हमको सिंप्लीफाई करके कुछ 3/2 बनाना था। वेल एग्जैक्टली ये नहीं है, कुछ यहाँ पे कुछ था, बराबर। तो इस तरह का क्वेश्चन था, और हमने यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला लगा के cos स्क्वायर को निकाला था, वही एक्चुअल में यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखो कोई क्वेश्चन में हमने जो मेथड यूज़ की हो, एनसीईआरटी की कोई क्वेश्चन में हमने जो मेथड यूज़ की है वही जनरली हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। बस आपको स्ट्राइक होनी चाहिए माइंड के अंदर कि भाई कैसे हम फॉर्मूला को यूटिलाइज करेंगे, जो भी फॉर्मूला हमने सीखे हैं, जो भी हिंट हमने सीखी है, उसको कैसे यहाँ पे प्लग करें, ठीक है। तो चलो ये 1 प्लस cos 20/2, इसको अगेन मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये हो गया 2 cos 10 डिग्री cos 50 डिग्री, ठीक है, प्लस अगेन ये हो गया 1 प्लस cos 100/2, है ना, एंगल डबल, 10 का डबल 20 कर दिया, और ये 50 का डबल 100 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 2cc लग जाएगा भाई आगे, और सब में नीचे 2 2 2 है, देखो अच्छी बात है, ये मतलब कुछ अच्छी साइन है, ये पॉजिटिव साइन है, मतलब अच्छी साइन मतलब ये पॉजिटिविटी क्रिएट हुई आपके क्वेश्चन में कि भाई हाँ ये क्वेश्चन हम कोई परफेक्ट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं भाई। नीचे से सब में 1/2 बन गया, तो आगे 1/2 को रख दिया, है ना, आगे 1/2 को रख दिया, तो ये कोई पॉजिटिव साइन हुई कि भाई हाँ यहाँ पे क्वेश्चन हम
परफेक्ट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, आगे कुछ ना कुछ तो मुझे सिंप्लीफिकेशन मिलेगा ही। ठीक है, चलो खैर 1 + cos 20 बचा, उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 माइनस बराबर माइनस, यहाँ पे 2cc का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2cc मतलब c + c cos समेशन विल बी 60, डिवाइड 2 करना है क्या, नहीं करना है, क्यों, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करते हैं ना, वो टाइम पे यहाँ पे 2 डिवाइड करते हैं। यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई किया है नहीं, तो यहाँ पे 2 डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो 2cc का फॉर्मूला cos + cos समेशन ऑफ tan 50 60 हो जाएगा, c + c, अब दोनों का सब्ट्रैक्शन, tan एंड 50 का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा -40, बट बिकॉज ऑफ cos ये हो जाएगा +40। ठीक है, एंड अगेन बचा क्या भाई, 1 + cos 100। ठीक है, तो ये हो गया मेरा स्टेप नेक्स्ट ख़त्म। आगे 1/2 एज इट इज़। अब देखो ये 1 है, इसकी cos 60 की वैल्यू आपको याद होगी 1/2 और ये 1। ठीक है, तो 1 + 1 2 -1/2, तो 2 - 1/2 कितना होता है भाई, अगर डायरेक्टली रख सकते हो तो अच्छा है, 5/2 सॉरी 3/2 है ना, 3/2, 2 - 1/2 है ना, 2 + 1/2 होता तो 5/2, 2 में से हाफ निकालते हैं तो 3/2 डेड बचेगा, डेड। अब बचा क्या भाई, देखो + cos 20 - cos 40, अच्छा चलो एक काम करते हैं, इसको आगे रख देते हैं, cos 20 cos 100 - cos 40। ठीक है ना, ओके। क्यों मैंने इसको आगे ले लिया, क्योंकि मुझे अगेन 20 + 100 120 मतलब कुछ नॉन वैल्यू है ना, हमारे पास जिसकी वैल्यू के आंसर है वो वैल्यू में कन्वर्ट होता हुआ स्टेप दिखाई दे रहा है। चलो तो अप्लाई कर लेते हैं, c + c इसके लिए है ना। देखो लेवल कंप्लीटली आपकी बुक का है, ऐसा कुछ है ही नहीं कि भाई लेवल के बाहर का क्वेश्चन हो, बस स्टार्ट कैसे करना है, सोचना कैसे है। एक से ज़्यादा क्वेश्चन के फॉर्मेट यहाँ पे यूज़ किए, जैसे वहाँ पे cos² थीटा वाला एक क्वेश्चन था, उसमें 1 + cos 2θ/2 वाला फॉर्मूला लगाया, और इस तरह के तो भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, उसके भी फॉर्मूला लगाए, बट यहाँ पे ये दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ कर लिया। एक तो cos² + cos² का कॉम्बिनेशन रख दिया यहाँ पे, और इसको भी रख दिया यहाँ पे, और दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन बना दिया, है ना। लेवल वही है, मैथड भी वही है, बस आपको कैलकुलेशन करने में वो जो हिंट हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लगाई थी, वही हिंट यहाँ पे लगानी है, वो सोचना है। ठीक है, चलो c + c 2cc 2 cos, अब समेशन 120 / 2 करेंगे, हाँ करेंगे क्योंकि आगे 2 मल्टीप्लाई किया है, 2cc 2 cos समेशन 120/2 दैट इज 60। ओके, अगेन 2cc सब्ट्रैक्शन 20 - 100 कितना होता है भाई, 80 है ना, 80 / 2 40, -40 होगा क्योंकि 20 - 100 है, -80 / 2 -40, -40 को तो +40 लिख सकते हो। ठीक है, चलो ये हो गया। तो चलो ये देखो, ये स्टेप कैंसिल कंप्लीटली, ये स्टेप और ये स्टेप कैंसिल हो गया। देखो क्यों, क्योंकि ये जो है ना इसकी वैल्यू 1/2 है, देखो है ना, इसकी वैल्यू 1/2 है, तो ये 1/2 और ये 1/2 एंड 2 कैंसिल, तो ये क्या बन गया भाई, ये स्टेप क्या बन गया, अल्टीमेटली cos 40 बन गया, है ना। 2 कैंसिल हो गया तो cos 40 हो गया, और पीछे -cos 40 है। ठीक है, आगे 3/2 है प्लस 1/2 लाइक दिस ऑल, और ये cos 40 इज कैंसल्ड, आंसर इज 3/4 है ना, 3/4, दैट्स ऑल, खत्म। दैट इज ऑप्शन बी। ओके ओके, लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 6। वेल ये क्वेश्चन तो आप खुद भी कर सकते हो, इतना इजी है ना, क्योंकि आपको पूछा क्या है, सम ऑफ एलिमेंट ऑफ s है ना, और s क्या दिया है, तो s जो है वो ये सेट है, क्या है, ये सेट है बराबर। ये सेट s के अंदर जो भी एलिमेंट है उसका सम मुझे फाइंड करना है, s के अंदर जो एलिमेंट है उसका सम मुझे फाइंड करना है, और s क्या है, तो ये सेट है, और ये सेट के अंदर क्या क्या वैल्यू आएगी, तो हर एक थीटा की वैल्यू आएगी फॉर विच दिस इक्वेशन सेटिस्फाइड है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मुझे थीटा फाइंड करना है, और कौन से, तो इस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर सोचना है। तो ये तो अच्छी बात है, बस मेरा काम एनी हाउ ये इक्वेशन को सॉल्व करने वाला ही बचा अब तो, है ना। तब ये इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो मैंने क्या बताया था, जब भी आपके पास इक्वेशन हो तो क्या करो, इफ पॉसिबल ट्राई टू कन्वर्ट ईच एंड एवरी फंक्शन इनटू सिंगल फंक्शन, आप सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो चलो मैंने कर दिया कोशिश, साइन को तो कॉस में खैर इन कन्वर्ट करना मुश्किल होगा क्योंकि अंडर रूट में बनेगा, है ना, √(1 - cos²), बेटर है कि cos² को ही sin² में कन्वर्ट कर लो।
तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। तो खैर ये हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर प्लस 3 साइन इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर माइनस 3 साइन माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको फैक्टराइज कर देते हैं, क्या बनेगा भाई, 2 2 जा 4, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 है, तो s माइनस 4 इंटू एस प्लस 1 है ना। समेशन सब्ट्रैक्शन जो भी है वो -3 आ जाना चाहिए एंड मल्टीप्लिकेशन शुड बी -4, वो है। अच्छा, ओके। और एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये नहीं भूलना है भाई, है ना। तो फाइनली साइन थीटा इक्वल टू 2 बराबर इससे बनेगा, और साइन थीटा इक्वल टू -1/2। खैर ये तो पॉसिबल नहीं है। साइन थीटा इक्वल टू -1/2 को देख के मैंने क्या बनाया, तुरंत ही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मतलब वही यूनिट सर्कल बना लिया। यूनिट सर्कल कंप्लीटली बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें तो हम राउंड 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 खेलने वाले हैं, बराबर। साइन थीटा कहाँ पे नेगेटिव आएगा भाई, तो 4th क्वाड्रेंट में एंड 3rd क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। 3rd क्वाड्रेंट एंड 4th क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू -1/2 आएगी। ठीक है, तो -2π से स्टार्ट करना भाई, कहाँ से, -2π से लेके 2π। -2π कहाँ पे होता है, यहाँ पे। -2π से यहाँ पे पहुँचे -π तक, याद रखना भाई, -2π से -π से ये हो गया 0। पता चला भाई। तो मेरे पास 2 पॉइंट आया भाई, -π से 0 के बीच में 2 पॉइंट आए जिसमें ये साइन थीटा की वैल्यू -1/2 आएगी भाई। अच्छा, कौन कौन से पॉइंट आएंगे, मुझे तो एंगल भी फाइंड करना पड़ेगा ना, क्योंकि सम फाइंड करना है। तो एक एंगल आएगा कौन सा, ये पहले -2π था ना, ये -π था पॉइंट, बराबर। -π में कितना ऐड करना है भाई, ये एंगल कितना होगा भाई, तो साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, π/6 के लिए, तो ये π/6 होगा, और ये एंगल भी π/6 होगा। ठीक है, तो एक तो एंगल आ गया कौन सा, थीटा इक्वल टू ये -π में π/6 ऐड किया, ठीक है ना। -π तो यहाँ पे था, उसमें π/6 ऐड किया तो यहाँ पे पहुँचे। देखो वापस मैं एक बार आता हूँ वहाँ पे, पहले मैं -2π पे था, फिर आ गया -π पे, और -π पे मैंने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, π/6 ऐड करना है, -π में मुझे π/6 ऐड करना है। ठीक है, ये एक एंगल मिला मुझे। फिर अगेन वापस बढ़ा, वापस गया मैं, वापस नहीं, वापस चलते ही रहा वही रास्ते पे, यहाँ पे पहुँचा 0 हो गया, बराबर। अब मुझे तो ये वाला एंगल चाहिए ना, ये वाला, तो ये वाला कौन सा होगा भाई, तो अगर ये 0 है, अगर ये एग्जैक्टली 0 है, तो ये नीचे वाला कौन सा होगा, -π/6 होगा ना। वो तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा, यूनिट सर्कल के अंदर ये वाला एंगल अगर 0 है तो ये वाला एंगल क्या होता है भाई, माइनस समथिंग, तो ये -π/6 हो जाएगा। तो दूसरा एंगल -π/6 ले लिया, फिर वही रास्ते में कंटिन्यू में रहा, बराबर, वही रास्ते पे मैं कंटिन्यू रहा, बराबर। ये थोड़ा मैं मिटा देता हूँ आगे का, ताकि मुझे पता चले पीछे क्या करना है। अगेन यहाँ पे 0 पे पहुँच गए थे, बराबर, 0 पे पहुँच गए थे, 0 पे कंटिन्यू π/2, फिर π, देखिए ये π है, बराबर। π पे अगेन कितना ऐड किया, π/6, तो π में π/6 ऐड किया, ठीक है, यहाँ पे पहुँच गए, और यहाँ पे पहुँच गए। बट ये आंसर डायरेक्टली नहीं लिख सकते, तो ऐसा सोचो कि यहाँ पे पहुँच गए, उसमें 2π पे पहुँचा, 2π में से π/6 सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो 2π माइनस π/6। तो मेरे पास ये जो 4 एंगल आए ना, 4 जो थीटा है, वही मेरे एस के एंगल है, एस के अंदर यही 4 आंसर है, बराबर। 1 2 3 4, ये चारों के चारों थीटा मिल गए मुझे। ठीक है, मुझे फाइंड करना है चारों एलिमेंट का सम, है ना, मुझे इसका सम फाइंड करना है। तो चलो इसका सम फाइंड करना है, तो सम विल बी व्हाट, तो सम को देखने के लिए आप तुरंत देखो, -π और ये π कैंसिल हो जाएगा, है ना, एडिशन करने पे। देखो यहाँ पे एडिशन ही लग जाएगा ना, एडिशन करना है तो, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा ये, बराबर। तो आप देख सकते हो ये -π कैंसल, एंड दूसरा कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, π/6 कैंसिल हो रहा है, और ये भी π/6 कैंसिल हो रहा है, और बचा क्या, मेरे ख्याल से 2π बचा सिर्फ। तो बस वही आंसर आपका है ना, ऑप्शन बी 2π, ठीक है ना। मैंने बताया था ना, क्वेश्चन इजी है, बट यहाँ पे थीटा की वैल्यू फाइंड करना, दैट इज़ व्हाट अगेन समवट डिफिकल्ट टास्क। बट अगर एक बार आपको ये यूनिट सर्कल की ये जो गोल गोल घूमने वाली पैटर्न पता चल गई, और ये एंगल कैसे बनाने वो पता चल गया, डेफिनेटली यू विल क्रैक इट, है ना। एंड अगेन
सिंपल एडवाइस है आप लोग को बच्चों कि अगेन सपोज आपको अभी भी इसमें पता नहीं चल रहा है ये एंगल मैंने कैसे बनाया, अभी भी आपको पता नहीं चल रहा है, प्लीज़ डू आस्क मी, है ना। आप मुझे कंप्लीटली कभी भी पूछ सकते हो, मुझे पूछते रहो, क्योंकि ये जो एंगल बनाने का जो तरीका है ना, वो तो बार बार कहीं पे भी यूज़ हो जाएगा भाई, कोई भी चैप्टर में यूज़ कर लेंगे वो लोग ये सब कुछ, है ना। सो प्लीज़ ये एंगल जो थीटा ऐसे साइन थीटा की वैल्यू है मेरे पास और थीटा की वैल्यू क्रिएट करनी है यूजिंग दैट यूनिट सर्कल, प्लीज़ इसको हमेशा ही याद रखो और सीखो। नहीं आ रहा है तो एनी हाउ सीखो, और मुझे अगर नहीं पता चल रहा है पूछो, ऐसा है तो, है ना। यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इसका आंसर दे दिया था 1/16, है ना। मैंने बताया था तो ये तो आपका क्वेश्चन है भाई, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा, बराबर, ये 60 माइनस थीटा और ये 60 प्लस थीटा, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला हो गया क्या, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया भाई, तो ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन है साइन 3 थीटा बाई 4, 3 थीटा मतलब इसका 30 हो जाएगा, 10 का 30 बाई 4, और एक साइन 30 बचा, बस साइन 30 बचा। अब वैल्यू रख दो चलो दोनों की, साइन 30 मतलब 1/2 इंटू ऊपर भी 1/2 और नीचे 4 है, आंसर क्या हो जाएगा भाई 1/16। और ये सब कुछ माइंड के अंदर करना है भाई बच्चों, है ना, जितना हो सके उतना माइंड में कैलकुलेशन करो, एरर अगेन नहीं आनी चाहिए ऐसे, बराबर। सो बाय दिस वे यू कैन इजीली फाइंड द आंसर लाइक दिस, क्योंकि ये तीनों को देख के मैंने सोचा साइन 30/4, साइन 30/4 मतलब 1/2/4 1/8 हो गया, और 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करने पे 1/16 खत्म, है ना। ओके, वैसे मैंने अगेन बताया था लास्ट लेक्चर में कि ये जो है ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के, ये जेडब्ल्यू में पूछे जाते हैं भाई, है ना। और आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं दिए हैं, 11th के पोर्शन में आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिए है, बट वो एक्सरसाइज 6.5 में है आई थिंक, है ना। तो जनरली कोई स्टूडेंट वो करते नहीं है एक्सरसाइज, और ऐसा लगता है कि ये तो कोई है ही नहीं एनसीईआरटी की बुक में सिलेबस में, और फिर भी क्यों पूछ रहे भाई। तो पूछ रहे इसीलिए क्योंकि ये एनसीईआरटी की एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री कंटेंट में है। आपकी बुक के लास्ट के पेज देखोगे ना, तो वो सप्लीमेंट्री कंटेंट का पोर्शन है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 6.5 दिया है, उसमें मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल एंड इस तरह के क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, जिसमें प्रैक्टिकल बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो ट्रिग्नोमेट्री के, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से तो अच्छे क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल में जैसे साइन रूल एंड कोसाइन रूल जो थे ना, साइन रूल एंड कोसाइन रूल मतलब साइन के फॉर्मूला एंड कोस के फॉर्मूला जो मैंने बताए थे, A/sin A = B/sin E, B = C/sin C, उसको क्वेश्चन कम आते हैं एज कम्पेयर टू दिस वन। इसके क्वेश्चन रेगुलरली आते रहते हैं, है ना, जेडब्ल्यू में। और ये तो हमने 10th में अब ऑलरेडी इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है, सो अलग से कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है, अलग से कोई स्पेशल रूल्स या फिर कोई मेथड नहीं सीखनी है। क्वेश्चंस के लेवल थोड़े बहुत हार्ड होंगे, बाकी तो आराम से आप सॉल्व कर पाओगे, है ना। चलो पढ़ो क्वेश्चन क्या है इसमें। 2 पोल स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड आर ऑफ हाइट 5 मीटर एंड 10 मीटर, बराबर। एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, एक जो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है समझ लो, एक ग्राउंड ये ले लेते हैं, बराबर। ड्राइंग बनाना है ना तो थोड़ा मुश्किल काम होता है मेरे लिए भी, कोई बात नहीं। ये दो हॉरिजॉन्टल ये दोनों वर्टिकल टावर है, 2 पोल स्टैंडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल, एक की हाइट 5 है, एक की 10 है, बराबर। ऐसा सोचो कि ये 5 हाइट है और दूसरे की 10 हाइट है, बराबर। तो ऐसा 10 हाइट नहीं लिखते हुए ऐसे 5 लिख लो, ताकि कुछ इंटरप्रिटेशन करने में भी मज़ा आए, है ना। फिर क्या लिखा है, द लाइन ज्वाइनिंग दैट टॉप, मतलब दोनों की टॉप के साथ अगर एक लाइन ज्वाइन कर लो तो चलो कर ली, मेक्स एन एंगल 15 डिग्री विथ ग्राउंड। अच्छा, फिर ये 15 डिग्री कहाँ पे बनाएगा भाई, हाँ, लाइन ज्वाइनिंग दैट टॉप, ये जो लाइन है वो 15 डिग्री ग्राउंड के साथ बना रहा है, ये ग्राउंड के साथ तो टच ही नहीं कर रहा है। तो सोचो भाई ये लाइन है ना, लाइन तो चलती रहती है भाई, ऐसे चलती रहती है, ऐसे लाइन जो है तो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चलती रहती है भाई, बताया ना आपको। लाइन, ये लाइन का फॉर्मूला है, लाइन AB ऐसा, तो ये तो आपको पता होगा, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चलते रहते हैं लाइन के, है ना। तो लाइन जो है वो तो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चलती रहती है, तो ये लाइन हो गई, बराबर। और वो जो है ना लाइन, वो हॉरिजन के साथ, बराबर, ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रही है भाई, 15 डिग्री। तो ये 15 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, ये 15 डिग्री है मतलब ये भी 15 डिग्री होगा, इतना तो काम खत्म हो गया हमारा,
बराबर। अब पूछा क्या है भाई, देन द डिस्टेंस बिटवीन दैट टू पोल, मतलब ये डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। कोई बात नहीं, चलो बहुत इजी क्वेश्चन है ना, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो ये x फाइंड करना है ना, तो ये x मतलब ये भी x होगा ना, तो डेफिनेटली tan 15 डिग्री इक्वल टू, ये ऑपोजिट साइड तो सिर्फ 5 होगी ना यहाँ पे, देखो इसलिए मैंने आप बताया था आपको 2 टुकड़े कर दो, हो सके ऊपर वाला टुकड़ा काम आ जाए। तो देखो ऊपर का जो ट्रायंगल बना, ये जो ट्रायंगल बना हमारे पास, ये जो ट्रायंगल बना बराबर, ये ट्रायंगल, इसमें अगर मैं tan 15 डिग्री का फॉर्मूला लगा दूँ तो ऑपोजिट साइड 5 एंड एडजेसेंट साइड x, तो 5/x मुझे फाइंड करना है x। जिसको फाइंड करना है उसको x एज्यूम कर लो तुरंत, है ना, ताकि वो x आगे चलता रहे और x एनी हाउ लास्ट में मुझे फाइंड करना है वो पता चले, है ना। तो ये x इक्वल टू क्या होगा भाई, 5/tan 15 डिग्री। और अभी आज ही मैंने tan 15 डिग्री की वैल्यू आपको याद रखने के लिए बोला था, क्या वो थी भाई, मैंने बताया था tan 15 डिग्री 2 - √3 एंड tan 75 डिग्री 2 + √3, याद है भाई, होना तो चाहिए, है ना, होना तो चाहिए। और 22.5 के लिए क्या बोला था भाई, tan 22.5 क्या था, √2 - 1 एंड √2 + 1, अच्छा डिवीजन नहीं है, √2 + 1 किसके लिए थी, 22.5 एंड 67.5, tan 67.5 tan 22.5 बराबर tan के। तो ये 4 तो हमको याद रहने चाहिए, अगर याद रह जाते तो अच्छा है। क्या फ़ायदा होता है पता है, बाई चांस ये क्वेश्चन में 15 डिग्री की जगह उन लोग ने 22.5 डिग्री लिख दिया, तो यहाँ पे 22.5 डिग्री आ जाएगा, फिर वही इश्यू 22.5 डिग्री के लिए आंसर बनाओ, है ना। वैसे आंसर बनाना तो हमको ईजिली आता है कि tan θ/2 का फॉर्मूला लगा दो 1 - cos θ/sin θ, सो θ/2 मतलब थीटा की जगह 45 रख लो, तो ये हो जाएगा 22.5, है ना, 45/2, और ये 1 - cos 45/sin 45। यू कैन ईजिली क्रैक द वैल्यू ऑफ दिस tan 22.5। वो तो ईजी है, टास्क इतना हार्ड नहीं है ना, बट अगर याद रख लिया है तो अच्छा है। सिमिलरली tan 15 डिग्री की वैल्यू अगर याद नहीं है तो कैसे याद कर सकते हो भाई, 45 - 13, अप्लाई द फॉर्मूला फॉर दिस वन, यू कैन गेट योर आंसर। सो tan 15 डिग्री का आंसर क्या रखा हमने थोड़ी देर पहले, 2 - √3, सो ये बन गया 5/2 - √3। क्या आंसर है बुक के आपके ऑप्शन में नहीं है तो रेशनलाइज करो, ऊपर नीचे √2 + √3 से मल्टीप्लाई कर लो, चलो अच्छी बात है। ऊपर बन गया 5 × 2 + √3, और नीचे a² - b² मतलब 4 - 3 विच इज़ 1, सो यही मेरा आंसर है, नीचे 1 हो गया ना, 5 × 2 + √3 विच इज ऑप्शन सी, खत्म। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9। वैसे ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, और मेरे ख्याल से आपने इस तरह का क्वेश्चन देखा नहीं होगा कभी भी, है ना, आपकी लाइफ में, मेरे ख्याल से, क्योंकि ये जो है ना, इसमें आपको सिचुएशन को टॉप से सोचनी पड़ेगी ना, टॉप से, टॉप व्यू से, क्योंकि जैसे हम हमेशा ही क्वेश्चन जो भी ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री के, वो उसमें ये टावर वगैरह जो बनाते हैं वो सामने से देख रहे हैं ऐसा सोच के बनाते, एलिवेशन बनाते हैं हम लोग, है ना। वो ये एक टावर खड़ा है, दूसरा टावर खड़ा है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ ऐसा एंगल बनाया, तो ऊपर से नहीं देख रहे, ये हम ये सिचुएशन को ऊपर से नहीं देख रहे भाई, टॉप से नहीं देख रहे, हम ये सामने से देख रहे हैं ये दोनों टावर को, बराबर। बट यहाँ पे ये क्वेश्चन में हमको पहले तो ये सोचना है इसको टॉप में कैसे देखा जाए। तो देखो ABC इज अ ट्राइंगुलर पार्क, अब डेफिनेटली ट्राइंगुलर पार्क को मैं ऐसे सामने से तो नहीं देख सकता भाई। अगर समझ लो मैं पार्क के सामने खड़ा हूँ और मैं देख रहा हूँ पार्क को, तो मुझे क्या ट्राइंगल दिखाई देगा? हाँ भाई, नहीं दिखाई देगा ना। ट्राइंगल मुझे देखने के लिए मुझे हेलीकॉप्टर में बैठना पड़ेगा ना भाई, ऊपर बैठना पड़ेगा मुझे, ऊपर से देखना पड़ेगा मुझे, ऊपर जाके, है ना। तो समझ लो मैं क्या, या तो कोई टेरेस या फिर ये एग्जैक्टली ये जो पार्क है ना, इसके ऊपर कहीं पे मैं कोई समझ लो कोई हेलीकॉप्टर पे बैठा हूँ और मैं ये ट्रायंगुलर पार्क को देख रहा हूँ भाई, ऐसा सोचो, बराबर। तो चलो मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ भाई। पहले तो ये एक ABC ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगुलर पार्क है भाई, ऐसा है, बराबर। ओके, AB एंड AC इक्वल है भाई, सी ये AB है। चलो यहाँ से नहीं, यहाँ से बनाते ताकि आपकी फिगर अच्छी बने। वैसे कोई भी जगह पे ABC ले सकते हो, फिगर में कोई दिक्कत नहीं होगी। AB इक्वल टू AC मतलब ये दोनों साइड इक्वल है भाई। अच्छा, ये दोनों साइड इक्वल है तो पहले चलो आगे पढ़ते हैं।
100 है, बराबर, इतना पता चला। अ वर्टिकल टावर इज सिचुएटेड एट द मिड पॉइंट ऑफ BC। एक वर्टिकल टावर खड़ा है कहाँ पे? एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे। कहाँ पे? एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे, ये मिड पॉइंट है, बराबर। ऐसे यहाँ पे एक वर्टिकल टावर खड़ा है, समझ लो। अब वर्टिकल टावर डेफिनेटली मैं अगर टॉप से देख रहा हूँ, बराबर, टॉप से देख रहा हूँ, तो मुझे समझ लो ये जो है ना मेरा समझ लो ये ट्रायंगुलर पार्क है, ऐसा सोचो ये ट्रायंगुलर पार्क है, तो ये टावर ऐसे खड़ा होगा ना। तो टॉप से अगर आप समझ लो, आप खुद इसको देख रहे हो ये पेन को, तो आपको पेन दिखाई दे रही है क्या? आप समझो कि आप एग्जैक्टली टॉप में हो, बराबर। ऐसे समझ लो, ऐसे ये ट्रायंगल है, बराबर, ट्रायंगुलर पार्क है, जो मेरा हाथ है वो, और ये टावर ऐसे खड़ा है। तो ऊपर से मैं अगर देखूंगा इसको, अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो मुझे दिखाई देगा क्या? आप खुद सोचना, नहीं दिखाई देगा ना, डेफिनेटली नहीं दिखाई देगा। तो डेफिनेटली मुझे फिर इसको अप्रॉक्सीमेटली मैं रेड लाइन से बना रहा हूँ, ऐसा कुछ है, ऐसा सोच के बना रहा हूँ, बराबर। ये ट्रायंगुलर पार्क के एक साइड लेंथ के मतलब BC साइड की मिड पॉइंट पे एक ऐसा टावर है जो मुझे एक्चुअल में नहीं दिखाई दे रहा है, बट मैं सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली बना रहा हूँ, बराबर। तो यहाँ पे जो अभी ये लाइन जो बन रही है ना, वो अप्रॉक्सीमेट है, ऐसा सोचो, सिर्फ समझने के लिए, सिचुएशन को समझने के लिए, बराबर। नाउ इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर ऑफ A and B आर दिस वन। अच्छा, ये कॉट इनवर्स दिया है तो उसको समझते बाद में, चलो पहले इसको समझते। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर ऑफ A and B। अच्छा, ये टावर जो है ना, इसका टॉप, ये टावर जो है इसका टॉप, इससे A पॉइंट एंड B पॉइंट, बराबर, A पॉइंट एंड B पॉइंट, यहां पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है भाई। अब इसको आप थोड़ा 3D व्यू में सोचने की कोशिश करो। ऐसा सोचो कि ये 3D व्यू है, बराबर। तो ये एक ट्रायंगुलर पार्क है, ये एक टावर दिख रहा है अभी आपको, और ये जो लाइन है, ये जो लाइन कौन सी लाइन है? ये लाइन कनेक्टेड विद दैट पॉइंट विद द टॉप ऑफ दैट टावर। और अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना हो तो यही बनेगा, देखो, है ना। और समझ लो ये अगर ये लाइन सोचे तो ये लाइन कौन सी है भाई? पॉइंट A विथ टॉप ऑफ द टावर। तो अल्टीमेटली एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बनेगा। अच्छा, समझ लो कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, बराबर। तो मैंने क्या कर दिया, चलो इसको मैं M ले लेता हूँ, इसको N ले लेता हूँ, मैं साइड में एलिवेशन बना देता हूँ। ये आपका M है, ये आपका N है, ये टावर है, बराबर। तो समझ लो ये A पॉइंट है, तो ये A पॉइंट से ऐसा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है भाई, बराबर। से मैंने उसको A पॉइंट वाले एंगल ऑफ एलिवेशन को मैंने ले लिया अल्फा, बराबर। तो इसको मैंने अल्फा ले लिया और इसको मैंने बीटा ले लिया, बराबर। ये क्वेश्चन सही में हार्ड है, मुझे भी लग रहा है हार्ड है, कोई बात नहीं। चलो साइड में दूसरी फिगर बना लेते हैं। हाँ, किसके लिए? अगेन वही MN सिचुएशन, वही पॉइंट B से, है ना। पॉइंट B को मैं N के साथ कनेक्ट करूँ, N उसका एंगल ऑफ एलिवेशन सोचूँ तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन B है, बीटा है। से अल्फा इक्वल टू क्या दिया उन लोग ने? कोट इनवर्स 3/√2। ये कोट इनवर्स है, बराबर, कोट इनवर्स 3/√2 लिखा है, ऐसा लिखा है, कोट इनवर्स 3/√2, ठीक है। तो ये कोट इनवर्स को इस तरफ लेके जाओगे ना आप, ये इनवर्स को आप इस तरफ लेके जाओगे ना। अभी तो आप लोग ने नहीं पढ़ा ये चैप्टर, 12th में पढ़ोगे इनवर्स वाला चैप्टर, बट वहाँ पे आप लोग को पता चल जाएगा ये कोट इनवर्स इस तरफ जाएगा तो कोट हो जाएगा, फिर ये अल्फा एंगल के साथ जुड़ जाएगा वो, और ये हो जाएगा 3/√2। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा अगर कोट इनवर्स 3/√2 है तो कोट अल्फा 3/√2 है, ऐसे हम लिख सकते हैं भाई, बराबर। तो ये ऐसे पहले बना के रखो इसको। एंड बीटा एंगल क्या था भाई? कोसेक इनवर्स 2√2, हाँ 2√2 है ना, 2√2। तो ये कोसेक बीटा क्या हो जाएगा? कोसेक बीटा, मेरे पास कोसेक बीटा बन जाएगा 2√2, ठीक है। ओके, चलो। क्वेश्चन सही में जा रहे हैं ना, खतरनाक। अच्छा, मुझे फाइंड क्या करना है भाई? अब हाइट ऑफ द टावर, चलो जिसको फाइंड करना है उसको मैंने x ले लिया, जिसको फाइंड करना है उसको मैंने x ले लिया, बराबर। x mn हाइट फाइंड करनी है, mn की हाइट फाइंड करनी है। मेरे पास कोट अल्फा है, बराबर, कोट अल्फा है, तो मैं ये am, अगर मुझे am मिल जाए ना, मेरे पास am,
कॉट अल्फा इक्वल टू ए एम डिवाइडेड बाई एक्स, तुरंत मैं आंसर बना सकता हूँ भाई, है ना, ए एम डिवाइड बाई एक्स, तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, अगर ए एम है कॉट अल्फा है तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी मुझे। अच्छा, तो फिर ए एम फाइंड करना ही बाकी रहा ना। ओके, तो ए एम फाइंड कर लेते हैं, कैसे फाइंड करेंगे? ए एम फाइंड करना है तो मतलब ये ए एम क्या हो जाएगा, देखो ए एम मीडियन है ना, एग्जैक्टली मीडियन हो जाएगा ए एम। तो अगर ये दोनों साइड सिमिलर है बराबर, ये अगर दोनों साइड इक्वल है तो ये मीडियन जो है ना, ये मीडियन यहाँ पे एग्जैक्टली राइट एंगल पे कट करेगा भाई। ये एक अगर आइडिया आ गया ना, ये वाला आइडिया छोटा सा, देन डेफिनेटली खत्म, ये क्वेश्चन आपको आराम से हो जाएगा, आपसे हो जाएगा। मतलब समझ लो ऐसा कोई ट्राइंगल है बराबर, ऐसा कोई ट्राइंगल है, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो डेफिनेटली मीडियन एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ही बनेगा ना। समझ लो ट्राइंगल ऐसा कुछ है बराबर, तो मीडियन ऐसा बनेगा, सॉरी मीडियन ऐसा बनेगा मिडल पॉइंट पे बराबर। बट अगर ये दोनों साइड इक्वल हो गई, ये दोनों साइड इक्वल हो गई तो डेफिनेटली मीडियन कहाँ पे जाएगा, मिडल पॉइंट पे ही जाएगा, और वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ही आएगा ना, वर्टिकल लाइन ही आएगी। सो मीडियन विल बी वर्टिकल, मीडियन विल बी राइट एंगल टू दैट बी सी बराबर। अब वो राइट एंगल है तो उससे फायदा क्या होगा, मेरे पास ट्राइंगल बन जाएगा ए एम सी, या फिर ए बी एम ले लो, है ना, ए बी एम ले लो, कोई भी ले लो, चलो ए एम सी ले लो, वो अभी तक खुला दिख रहा है ए एम सी एंगल, ए एम सी ट्राइंगल अभी तो मुझे खुला दिख रहा है। मेरे पास ये साइड लेंथ है, मुझे फाइंड करना है ए एम बराबर। तो ए एम कैसे फाइंड कर सकता हूँ, सेम मैं इसको चलो वाई एज्यूम कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो मुझे अगर ए एम फाइंड करना है, ए एम को क्या लूँ, चलो ए एम को ए एम ही रखते हैं, चलो है ना, ए एम को ए एम ही रखते हैं। तो ए एम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया ना। ये ट्राइंगल भी देखना, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के लिए मैंने, ये ट्राइंगल जो है ना, ये वाला ट्राइंगल ऐसा है समझ लो, ये एक सी है, एक ए है और ये एक एम है बराबर। ए सी 100 है, ये परपेंडिकुलर है, मुझे ए एम फाइंड करना है, मैंने सी एम को वाई ले लिया है और मुझे ये वाली चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है ना। ये राइट एंगल ट्राइंगल ए एम सी, फॉर दिस राइट एंगल ट्राइंगल ए एम सी, ए एम and MC both are perpendicular, AM and MC both are perpendicular and AC is hypotenuse. So from this मैंने फाइंड किया AM बराबर, AM इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लाइक दिस। तो मुझे AM मिला Y के फॉर्म में बराबर। इट मीन्स मेरा टास्क अभी Y का बाकी है। मुझे अगर Y मैंने क्या बताया अगेन, अगर मैं AM फाइंड कर लूँ तो मुझे कॉट अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा भाई, x बाई AM, x बाई AM इक्वल टू 3/√2। तो अगर मुझे AM, अगर मेरे पास AM की वैल्यू है तो तुरंत मैं x इक्वल टू AM नहीं, AM तो कोई एक डिस्टेंस है भाई, AM एक लाइन है, साइड लेंथ है, इंटू 3/√2 करके मैं आंसर ला सकता हूँ बराबर। बट AM चाहिए ना, तो AM फाइंड करने के लिए मैंने पहले ये ट्राइंगल सोचा, तो वो ट्राइंगल में अगेन एक इश्यू आया y का, मतलब ये जो साइड लेंथ है ना, ये बड़ी BC साइड, उसकी लेंथ चाहिए मुझे अभी। अगर BC की लेंथ होगी तो मेरे पास उसके हाफ की लेंथ होगी, बट BC की लेंथ फाइंड करनी तो मुश्किल होगी। बट अब मुझे ये यूज़ करना है, ये वाला है ना, कौन सा ट्राइंगल, BNM वाला, मतलब यहाँ पे मैंने बना दिया वो वाला ट्राइंगल, उसमें BM देखना भाई, ये BM कौन सा है, नीचे वाला है बराबर। BN इज लाइक दिस इज BN, हाइपोटेनस होगा, और ये MN होगा, ये टावर, ठीक है ना, MN टावर को तो x ले लिया मैंने। सो ये BM जो है, BM वो भी y होगा, क्योंकि ये तो मिडल पॉइंट है ना, BM भी y होगा। जैसे MC एंड BM बोथ आर इक्वल, बिकॉज ये मीडियन है इसलिए बोथ आर इक्वल, सो BM भी y होगा। तो मैंने इसको यहाँ पे BM को y लिख लिया, ठीक है। अब मेरे पास कोसेक बीटा है, देखना मुझे यहाँ पे y की वैल्यू बनानी है, x के फॉर्म में बना लो तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन कुछ ईजी हो जाएगा काम। तो मैंने सबसे पहले कोसेक बीटा से tan बीटा फाइंड कर लिया, तो tan बीटा फाइंड तो इजीली हो जाएगा ना। tan बीटा क्या होगा भाई, यूजिंग ट्राइंगल फाइंड करते हैं, कोई बात नहीं, ये 2√2 है और ये 1 हो जाएगा, तो ये क्या होगा भाई, अंडर रूट ऑफ 8 - 1 विच इज √7 आई थिंक, है ना, √7। सो tan बीटा इक्वल टू 1/√7 हो जाएगा बराबर। अब tan बीटा की वैल्यू क्या होगी भाई, tan बीटा की वैल्यू x बाई वाई है ना, x बाई वाई। So this is equal to x by y. So finally y की वैल्यू क्या होगी भाई, y की वैल्यू x के फॉर्म में
y इज इक्वल टू √7x। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये am को हाँ, ये am के अंदर रख देता हूँ, am के अंदर y की वैल्यू रख देता हूँ। तो y की वैल्यू क्या हो गई भाई, ये 100 स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू √7x है ना, तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो am है ना, इसको लेके मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। कोट अल्फा का फॉर्मूला क्या था अगेन, ये am, चलो ये am साइड लेंथ को am ही रखते हैं हमने, मैंने बताया ना am साइड लेंथ ही रखा। कोट अल्फा का फॉर्मूला क्या है भाई, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड विच इज x इक्वल टू 3/√2। ठीक है, अब am की वैल्यू मैंने बना ली, ये वाली है, रख लो चलो यहाँ पे। तो √100 स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 3/√2। नाउ यू कैन थिंक ऑफ दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन मिले x के फॉर्म में, इससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, खत्म, आपका काम खत्म। x की वैल्यू वही है ना आपकी टावर की हाइट। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। लेट मी हैव स्क्वायर एट बोथ द साइड, 100 स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 टाइम्स 100 स्क्वायर माइनस 7 2 जा 14x स्क्वायर इक्वल टू 9x स्क्वायर। ठीक है, चलो तो ये 9 को उस तरफ लेके चला जाता हूँ, है ना। ओके, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 100 स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 14 कितना होगा भाई, तो ये हो गया 14 प्लस 9 23x स्क्वायर। अच्छा, तो x स्क्वायर हो गया 2 इंटू 100 स्क्वायर बाई 23। अच्छा, ये तो सिंप्लीफिकेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड आया और हमारा आंसर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनेगा, बट अब कुछ एरर की है हमने। ये एरर की थी हमने, देखो यहाँ पे है ना, एंगल 3√2 है और हमने कॉट इनवर्स 3/√2 ले लिया, 3√2 है। ठीक है, 3√2, तो बस ये छोटी सी यहाँ पे एरर है, ये 3 इंटू √2 है बराबर, ये भी 3 इंटू √2, 3 इंटू √2। ठीक है, तो ये 3 इंटू √2 और ये हो जाएगा 9 इंटू 2, है ना, 9 इंटू 2 दैट इज 18। ठीक है, 18, तो ये हो जाएगा फाइनली यहाँ से फिर चलो। ओके, तो ये मैंने सब करेक्ट कर दिया बराबर, 3√2 ये हो गया 9 इंटू 2 दैट इज 18x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 100 स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर इक्वल टू 18x स्क्वायर। सो ये 100 स्क्वायर इक्वल टू 18 प्लस 7 दैट इज 25x स्क्वायर, हैंस x स्क्वायर इक्वल टू 100 स्क्वायर बाई 25 मतलब 5 का स्क्वायर होगा ना। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 100/5, है ना, स्क्वायर रूट एक साथ में अप्लाई करने पे। सो x इक्वल टू 20, है ना। वो तो आंसर देख के, लास्ट जो आंसर पहले मिला था ना, वो आंसर देख के ही पता चल रहा था कोई मिस्टेक थी, बट मिस्टेक सिंपल सी थी, हम लोग ने सिर्फ ये वैल्यू प्लग करने में मिस्टेक रखी थी, ऊपर से वैल्यू उठाने में। भाई कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक लगभग तो नहीं होगी, बट अगर होती है तो आपको पता ही है कैसे करना होता है, ह्यूमन एरर। बट हाँ, ये क्वेश्चन सही में हार्ड है, ये क्वेश्चन सही में हार्ड था और इसको समझना ही, वैसे शुरुआत में तो पहली बार तो ये समझना ही मुश्किल है, बट एनी हाउ ट्राई करो, है ना। अगर नहीं समझ में आया वापस एक बार देखो वीडियो को, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को वापस एक बार सोचो, समझो, खुद से पहले सोचो तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ आइडिया, हिंट क्लियर होगी। देन आफ्टर सॉल्यूशन देखो वापस एक बार, ठीक है। बट सिचुएशन पहले समझो, ये सिचुएशन क्या है वो समझो, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना चालू करो, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 10। वैसे ये क्वेश्चन जो है ना, इस तरह के क्वेश्चन जब भी पूछे ना, तो कुछ ना कुछ उन लोग के पास क्वेश्चन क्या होगा, ये सब इस तरह के क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सिंपल सी हिंट होती है, हिंट और शॉर्टकट वगैरह लग जाता होता है इसमें, है ना, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन जब जितना दिखता है ना उतना कॉम्प्लिकेशन होता नहीं है ये। जैसे देखो समझ लो, ये 2 अंडर रूट के अंदर sin स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x प्लस 5 बराबर। ये देख के तो कुछ ऐसा तुरंत तो आइडिया नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। इसको ये 4 समथिंग मतलब 4 समथिंग मतलब 4 पावर कुछ भी फंक्शन हो तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कैटेगरी में जाता है बराबर।
4 के पावर में कोई फंक्शन है तो वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कैटेगरी में। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे e⁻x है, a⁻x है, 2⁻x है, 5⁻x है, ये सभी फंक्शन के ग्राफ मैंने आपको हमेशा ही बताए थे कि ये ग्राफ हमेशा ही एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ ही ड्रॉ होते हैं, बराबर। तो ये ग्राफ जो है एक्सिस के ऊपर है, मतलब ये हमेशा ही पॉजिटिव होते हैं, है ना। तो ये ग्राफ हमेशा ही पॉजिटिव, इसके हमेशा ही y पॉजिटिव, मतलब ये इसकी सभी की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होती है। तो अगर हमको पता है कि भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो वो इतना पता चल गया कि ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा। कौन, 4f(y) इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब 4sin² इज ऑलवेज पॉजिटिव, बराबर। अगर हमेशा ही पॉजिटिव है तो मैं इसको क्रॉस में भेज सकता हूँ, है ना। अगर हमेशा ही पॉजिटिव है तो मैं क्रॉस में भेज सकता हूँ। मैंने बताया था ना, किसी वेरिएबल को अगर इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चन है, अगर इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चन है, समझ लो बीच में इनइक्वलिटी है, तो किसी वेरिएबल को आप डायरेक्टली नहीं भेज सकते, है ना, ऐसे डायरेक्टली नहीं भेज सकते। पहले सोचना पड़ेगा वो क्या, तो या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट भेज दो, अगर नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव मल्टीप्लाई, मतलब अगर नेगेटिव है तो इस इनइक्वलिटी की साइन को चेंज करके भेज दो। चलो आपको कंफर्म पता चल गया भाई, चलो ये समझ लो -4sin², ऐसा है कुछ, चलो बराबर, -4 ये नेगेटिव मल्टीप्लाई है। तो इट मीन्स व्हाट कि अगर ये पॉजिटिव है तो डेफिनेटली ये नेगेटिव है। तो अगर समझ लो मुझे अगर इस क्वांटिटी को वहाँ पे भेजना होता, यहाँ पे भेजना होता, अगर यहाँ पे नेगेटिव होता और ऐसे भेजना होता तो डेफिनेटली मुझे पता चल जाता कि भाई ये जो क्वांटिटी है, ये तो हमेशा ही नेगेटिव होगी, बिकॉज 4sin² पॉजिटिव इंटू -1 दैट इज नेगेटिव क्वांटिटी। नेगेटिव क्वांटिटी को अगर उस तरफ भेजना है तो इनइक्वलिटी चेंज करनी पड़ेगी, बराबर। अगर पॉजिटिव क्वांटिटी भेजेंगे, पॉजिटिव क्वांटिटी भेजेंगे जब भी हम इनइक्वलिटी में इस तरफ उस तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो साइन एज इट इज, मतलब इनइक्वलिटी एज इट इज। अगर नेगेटिव क्वांटिटी भेजते हैं तो साइन चेंज, मतलब इनइक्वलिटी चेंज, बराबर। तो चलो भेज देते हैं, चलो ये लग लिया, <4sin²y, है ना। अच्छा 4sin²y को मैं 2sin² ऐसे कर सकता हूँ ना, ऐसे कर सकता हूँ ना, 2 होल पावर sin²y। और चलो एक और स्टेप लिख लिया, √ दिस वन sin²x -2sin x + 5 < 2 ओके। वैसे क्या सोचे, इसके आगे मैंने क्या बताया था, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ही कुछ ना कुछ छोटी सी हिंट होती है, क्योंकि यहाँ से फिर कैलकुलेशन में कोई हिंट नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। मतलब देखो कि यहाँ पे क्या ये फंक्शन, ये अंडर रूट के अंदर जो दिया है वो फंक्शन क्या हमेशा ही डिफाइन तो होगा ना। तो सोचो कि उस फंक्शन के बारे में सोचते, चलो पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। sin x - 1 होल स्क्वायर, है ना, sin x - 1 होल स्क्वायर तो पता चल गया होगा। साइन स्क्वायर को देख के मैंने sin x लिखा पहले, मिडल साइन नेगेटिव है इसके लिए नेगेटिव रखा, 2sin x का हाफ 1, है ना, 2 का हाफ 1, क्योंकि sin x का कोफिशिएंट जो भी होता है उसका हाफ लेना होता है। फिर स्क्वायर कर लो, फिर जो भी कांस्टेंट है उसको लिखो एंड इसका स्क्वायर माइनस कर दो, दैट इज 1, बराबर। तो ये तो हो गया sin x - 1 होल स्क्वायर प्लस 4, क्या हो गया ये, ठीक है ना, ऐसा हो गया। ओके, तो फिर क्या करते हैं, हाँ ये हमेशा ही क्या होगा कि अंडर रूट के अंदर, बराबर, अंडर रूट के अंदर है ये सब कुछ। सो दिस इज गोइंग टू बी ऑलवेज, ये हमेशा ही 0 से बड़ा, सो इसका एडिशन हमेशा ही 4 से बड़ा, अंडर रूट के अंदर 4 से बड़ा मतलब 2 से बड़ा। ओके चलो पहले मैं क्या करता हूँ, हाँ वैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है 2 समथिंग है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन 2 समथिंग हमेशा ही इंक्रीजिंग होता है, इसीलिए अगर 2 समथिंग का आंसर, मतलब अगर इसका आंसर ये जो है ना, ये आंसर ये छोटा आ रहा है, बराबर, ये छोटा आंसर आ रहा है, समझ लो एक आंसर ये है और दूसरा आंसर ये है, ऐसा सोचो, बराबर। तो इसके लिए जो बड़ा आंसर है उसके लिए x की वैल्यू डेफिनेटली छोटे आंसर के लिए x की जो वैल्यू है ना उससे हमेशा ही बड़ी होगी। समझ लो ये 2y है और ये 2x है डेफिनेटली, बराबर। तो 2y इज बिगर देन 2x, या फिर सोचो कि 2x इज लेस देन 2y, बराबर, ये ग्राफ में सोचना।
तो डेफिनेटली ये y यहाँ पे होगा, ये x यहाँ पे होगा, बराबर। y वैल्यू के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, x वैल्यू के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बराबर। ये फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 2 फंक्शन है, बराबर। when x is equal to x then x, when x is equal to y then 2 y, बराबर। तो डेफिनेटली जब 2 x से बड़ा हो तो डेफिनेटली y इज ऑल्सो बिगर देन x, है ना। वैसे ही यहाँ पे 2 समथिंग जो भी ये फंक्शन है यही कैटेगरी का है, तो इससे हम पहले ये तो लिख ही सकते हैं, है ना। मैंने पहले इसकी वैल्यू बना ली थी, बट ये तो मैंने पहले लिख लिया होता तो इससे काम थोड़ा इजी हो जाता। हाँ, अब इसमें पता क्या चल रहा है भाई, है ना भाई, ये इसका पावर जो होगा, इसका पावर इसके पावर से छोटा होगा, ठीक है। डायरेक्टली भी अगर डायरेक्टली लिखना है तो भी लिख सकते हो, बट फॉर दैट यू नीड टू थिंक ऑफ दिस इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन, बट ये मैंने थोड़ा आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया कि ऐसे सोचना होता है। अब अंडर रूट के अंदर जो है ना वो क्या था, मैंने क्या बताया था भाई, sin x -1 होल स्क्वायर प्लस 4 ऐसा था, बराबर। और ये है 2 sin स्क्वायर y, बराबर। अब सोचो कि ये जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, समझ लो ये जो है इसको f ऑफ x ले लेता हूँ, इसको g ऑफ x ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो f ऑफ x हमेशा ही क्या होगा, तो 2 से बड़ा होगा, बराबर। 2 से बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 से बड़ी, तो ये टोटल इसकी वैल्यू 4 से बड़ी, बराबर। और अंडर रूट के बाहर निकलेगा तो 2 से बड़ा, तो ये जो है ना ये फंक्शन, ये टोटल फंक्शन अंडर रूट के साथ यहाँ से यहाँ तक ये टोटल फंक्शन ये हमेशा ही 2 से बड़ा है, बराबर। और जी ऑफ फंक्शन है वो क्या है, तो साइन स्क्वायर वाई की वैल्यू हमको पता है, साइन स्क्वायर वाई की वैल्यू हमेशा ही 0 से 1 के बीच में होगी। चलो 2 मल्टीप्लाई भी कर लेंगे तो 0 से 2 के बीच में होगी, बट 2 से छोटी होंगी, तो हम लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स जो है वो 2 से छोटा होगा, बराबर। अब ऐसा सोचो कि ये जो है ना ये जी ऑफ एक्स वो 2 से छोटा है, दिस वन इज लेस देन 2 एंड दिस वन इज मोर देन 2, ऐसा पॉसिबल है क्या। समझ लो मैं कोई भी वैल्यू ले लूँ 2 से बड़ी, से 3 4 5 इसके लिए रख लूँ और इसके लिए 2 से छोटी वैल्यू रख लूँ, तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। सोचो, इसके लिए मैंने 3 रख लिया और इसके लिए 2 से छोटी 1 रख ली, तो क्या 3 लेस देन 1 होता है क्या, नहीं होता है ना। ये तो बड़ा होना चाहिए ना, इससे बड़ा होना चाहिए, ये तो 2 sin स्क्वायर इज ऑलवेज बिगर देन दिस वन ना, बट यहाँ पे उल्टा आ रहा है, ये छोटा आ रहा है और ये बड़ा आ रहा है, तो डेफिनेटली ये तो पॉसिबल नहीं होगा। बट हाँ, एक कंडीशन के लिए पॉसिबल है, और वो कौन सी, दैट इज इक्वल टू 2, है ना। या इसकी वैल्यू 2 हो सकती है क्या, हाँ। इसकी वैल्यू 2 हो सकती है क्या, हाँ। तो दोनों की वैल्यू 2 हो सकती है, यस। सो इट मीन्स व्हाट, कि भाई f ऑफ x कैन बी इक्वल टू 2 एंड g ऑफ x कैन बी इक्वल टू 2, बराबर। अब g ऑफ x इक्वल टू 2 होगा तो क्या लिख सकते हैं भाई, 2 sin स्क्वायर y इक्वल टू 2, हैंस sin स्क्वायर y इक्वल टू 1। सो sin स्क्वायर y इक्वल टू 1 आ गया, और इसमें इसकी जगह पे 2 रख लो तो बराबर, हाँ इसकी जगह पे 2 रख लो तो क्या होगा, पहले स्क्वायर कर लेते हैं ताकि ये 4 हो जाए डायरेक्टली, फिर sin x -1 होल स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 4 कैंसल, sin x -1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, सो sin x -1 इक्वल टू 0, sin x इक्वल टू 1, बराबर, ठीक है। तो sin x इक्वल टू 1, अच्छा, तो ये sin x इक्वल टू 1 है, यहाँ पे sin स्क्वायर y इक्वल टू 1 है, अच्छा। तो sin x की वैल्यू 1 है, sin स्क्वायर y की वैल्यू 1 है, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या। sin x एंड ये sin स्क्वायर y है ना, sin स्क्वायर y को अगर मैं समझ लो sin y बना लो तो हो जाता है प्लस और -1। अगर मैं समझ लो इसको मोड में ले लेता हूँ तो क्या होता है भाई, ओनली +1, मोड sin y तो +1 ही होगा ना ओनली। सो 1 वैल्यू इक्वल कब होगी, जब sin x एंड sin y इक्वल होता है। तो ये पॉसिबल आंसर आ गया, देखो sin x इक्वल टू मोड sin y, दैट इज ऑप्शन बी, है ना। सही में ये क्वेश्चन टफ है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैंने आप टफ बना दिया, ये क्वेश्चन टफ ही था, क्योंकि ये सब पहले तो ये जो परफेक्ट स्कोर बना के इसको जो सोचना था ना, वो जो तरीका था वो पहले मेरे दिमाग में नहीं आता, अगर आप सोचने जाओगे तो। खैर इसको तो आप अपने हिसाब से रूल्स अगर पता नहीं है फिर भी आप 2 समथिंग लेस देन इक्वल टू 2 समथिंग तो आप तुरंत लिख लोगे कि ये दिस वन जो ऊपर पावर है वो छोटा होगा इस पावर से, वो तो तुरंत लिख लोगे। फिर इसको आप सिंप्लीफाई करने जाओगे, है ना, डेफिनेटली यू विल गो विद द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस स्टेप, बट वहाँ पे वो नहीं सोचना है और उनको ये सोचना है कि इसकी वैल्यू जो है ना, इसकी रेंज वो 2 से बड़ी है, इसकी रेंज 2 से छोटी है, हैंस वो कंडीशन एक ही वैल्यू पे पॉसिबल होगी, दैट इज f ऑफ x इक्वल टू 2 एंड g ऑफ x इक्वल टू 2, एंड बेस्ड ऑन दैट अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको sin x एंड मोड sin y दोनों की वैल्यू 1 मिली, मीन्स ये दोनों इक्वल मिले, एंड दैट इज ऑप्शन बी, ओके। और साथ में चलो ये 11 नंबर का क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं, है ना।
नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, अगेन सोचोगे तो ये जो है ना ये वाला पार्ट ये भी अगेन इसी तरह का इक्वेशन है। ये जो है ना हमेशा ही 1 से बड़ा होगा। 1 प्लस साइन रेज टू 4 इज ऑलवेज बिगर देन 1 और इक्वल टू 1, बराबर 1 या 1 से बड़ा होगा। एंड cos स्क्वायर 3x जो है वो हमेशा ही 0 या 0 से बड़ा या 1 से छोटा, मतलब 0 से 1 तक हो सकता है। अब ये दोनों को इक्वल करने के लिए कौन सी पॉसिबिलिटी ले सकते हैं भाई, ये दोनों कब इक्वल हो सकते हैं भाई, तो ये दोनों में इक्वल वैल्यू कौन सी होगी भाई, तो ये ओनली 1 है ना। अगर दोनों एक साथ में अगर 1 हो जाए तभी दोनों इक्वल है ना। अगर 1 प्लस साइन रेज टू 4 की वैल्यू 1 हो जाए, 1 प्लस साइन रेज टू 4 की वैल्यू 1 हो जाए एंड वही टाइम पे cos स्क्वायर 3x की वैल्यू 1 हो जाए तो डेफिनेटली दोनों इक्वल होंगे। तो मुझे एनी हाउ ऐसे x फाइंड करने हैं इसके बीच में जिसके लिए ये दोनों एक साथ में 1 हो जाए, बराबर। तो चलो मैं लिख लेता हूँ ये 1 प्लस साइन रेज टू 4 इक्वल टू 1। सी एक साथ में 1 होना है इसलिए बीच में एंड लिख रहा हूँ, बराबर। एंड इसको भी मुझे इक्वल टू 1 करना है, ठीक है। cos स्क्वायर 3x शुड बी 1 एट दैट टाइम, ओके। तो चलो इसके साथ यहाँ से चालू करते हैं। साइन रेज टू 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इट मीन्स कि साइन 0 हो जाएगा, बराबर। अब साइन जीरो कहाँ पे आता है भाई, तो साइन 0 आने के लिए कौन कौन से पॉइंट है भाई, तो -5/2 से 5/2 है ना। देखो मैं यहाँ पे फिगर बना लेता हूँ। -5/2 कहाँ पे आएगा, -π -3π -5/2 यहाँ पे आएगा मेरे ख्याल से। -5/2 से स्टार्ट किया मैंने, सॉरी छोटे से स्टार्ट करते हैं। -5/2 से स्टार्ट किया, ये -3π/2, ये -π/2, बराबर। ये 0 हो गया, ये π/2, π 3π/2, 2π एंड 5π/2। कितनी बार 0 हुआ भाई ये, तो आप देख सकते हो ये 1 2 3, ये पॉइंट पे ही साइन 0 होता है ना, 0, हाँ। और यहाँ पे भी 0, ठीक है। तो मुझे x कौन कौन से मिले भाई, तो एक तो x मुझे मिला डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करने के बाद तुरंत ही, बराबर। मतलब -5π/2 के बाद तुरंत ही कौन सा आएगा भाई, -5/2 के बाद आएगा -2π, यस -2π, फिर -3/2, फिर -π, बराबर। ये -π, उसके बाद 0, देन π, देन 2π, बस ये 5 पॉइंट आए हैं ना, 5 पॉइंट है, ठीक है। अब यही 5 पॉइंट के लिए cos कब 0 होता है वो देखना है मुझे। cos की वैल्यू cos 3x कब 1 होता है वो सोचना है मुझे। तो समझ लो मैंने x अगर -2π ले लिया मैंने डायरेक्टली, चलो यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ भाई, डायरेक्टली कर रहा हूँ। cos की x की वैल्यू -2π रख देता हूँ यहाँ पे। इफ आई पुट -2π ओवर हियर, cos 6π हो जाएगा भाई, बराबर। -6π हो जाएगा, नेगेटिव तो खैर cos खा जाएगा, तो cos 6π इक्वल टू व्हाट 1, ठीक है। चलो cos -3π हो जाएगा यहाँ पे, cos -3π, तो उसका आंसर -1 है। -1 है तो उसका स्क्वायर अगेन +1, वो भी पॉसिबल है, बराबर। ये दोनों पॉसिबल है। अगर cos x की जगह 0 रख लूँ तो cos 0 1, यस ये भी पॉसिबल है। पाई रख लूँगा तो cos 3π, बराबर। cos 3π की वैल्यू -1 है बट उसका स्क्वायर अगेन +1 है ना। cos 3π -1 है बट उसका स्क्वायर अगेन +1, सो वो भी पॉसिबल है। 2π रखने पे अगेन 3 × 6π, cos 6π 1 है, उसका स्क्वायर भी 1, सो ये पांचों की पांचों वैल्यू इसको भी सेटिस्फाई करेगी। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इन दिस इंटरवल, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिले मुझे, 5। अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, वैसे सभी क्वेश्चन टफ नहीं होते बट लास्ट के 2-3 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन टफ मिले। मेरे ख्याल से 1 से लेके 8 तक के क्वेश्चन इजी थे बट बीच में अगेन ये 3 क्वेश्चन टफ आए। वापस इजी क्वेश्चन आएंगे भाई। ये देखो क्वेश्चन नंबर 12, मैं थोड़े क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, आप खुद ट्राई करो, कोशिश करो। क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13, ठीक है, क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 15, ये मैंने करवा दिया था, याद हो तो। tan to अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। tan to अल्फा आप ऐसे सोच के करना, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, है ना। देखो ये अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा होता है, बीटा ऐड किया, बीटा सब्ट्रैक्ट किया, और इन दोनों की पेयर और इन दोनों की पेयर रख के अगर फॉर्मूला यूज़ करोगे you'll get your आंसर। इससे हम tan अल्फा प्लस बीटा और इससे tan अल्फा माइनस बीटा फाइंड कर सकते हैं एंड पुट इट ओवर हियर इन दिस फॉर्मूला, सो यू कैन गेट द आंसर ऑफ tan to अल्फा इजीली। मैंने करवा दिया है ये क्वेश्चन, ओके।
ये भी देखो, मेरे ख्याल से ये थोड़ा टफ होगा, नहीं ये तो इजी है, ये भी मैंने मेरे ख्याल से एक आध एग्ज़ाम में वगैरह सोचना, चलो क्या है देखो आप इसमें हिसाब से। ये 2 वर्टिकल पोल वाला क्वेश्चन ये भी इजी होगा, दिस इज अगेन इजी, बट वैल्यू पुट करोगे एंड सॉल्व करने जाओगे ना तो आप सोचना क्या होता है, वैल्यू पुट करके नहीं होगा, आप देखना कोशिश करना, यू नीड टू सिंप्लीफाई ओनली, है ना, यू नीड टू हैव सिंप्लीफिकेशन ओनली, एक ही रास्ता होगा सिंप्लीफिकेशन का। मैंने खुद कोशिश कर ली है वैल्यू पुट करके सॉल्व करने की, नहीं हुआ था, है ना, और अगर हो जाता है तो भी देखना, दो तीन ऑप्शन मैच होते हैं, आपको दिखाई देगा। 19 ये इजी है, आपको ये लेवल का ही क्वेश्चन है, गुजरात एनसीईआरटी की बुक का ही क्वेश्चन लग रहा है देख के, तो अगेन दिस वन इज ऑल्सो ईजी, है ना, cos टू थीटा sin टू थीटा को ऐसे कन्वर्ट करो ताकि एक सिंगल फंक्शन आ जाए, सॉल्व करो, थीटा बना लो, बस 20 तक सॉल्व करो, है ना, 20 तक सॉल्व कर लो आप एनी हाउ, बस। ओके, तो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।